हेलो गाइस, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं अमन और आज हम शुरू करने वाले हैं सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी हिस्ट्री में किस किस तरह के इवेंट्स हुए हैं और उन्हें हमने कैसे पीरियडाइज किया है, मतलब कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है, कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, या फिर हिस्ट्री के बारे में हमें अपने सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं। ये सब सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें पता है कि हिस्ट्री की शुरुआत होती है डेट से, क्योंकि बिना डेट्स के हम हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते। इसलिए हमें पता है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं हमारे, जो हमारे हिस्ट्री की किताब लिखते हैं, वो जो है बहुत फैसिनेटेड होते हैं डेट्स को लेके हिस्ट्री में, क्योंकि विदाउट डेट्स कोई भी हिस्ट्री सही से नहीं लिखी जा सकती। Because it gives us clear idea about history, that is when battle were fought, who ruled in which period। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी लड़ाई हिस्ट्री में हुई है तो वो कब हुई थी, क्यों हुई थी और किस रूलर के टाइम पे हुई थी। ये हमें एक क्लियर आइडिया देती है हमारी हिस्ट्री के बारे में। सम पीपल गॉट हिस्ट्री एज अ बोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज देर आर मैनी डेट्स टू रिमेम्बर। कुछ लोगों को हिस्ट्री काफी बोरिंग लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हिस्ट्री में काफी ढेर सारी डेट्स होती हैं जो याद करने में काफी मुश्किल होती हैं। पर अगर हम हिस्ट्री की डेट्स को किसी इवेंट से लिंक करके याद करें तो वो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे कि हमें अगर हमसे पूछा जाए कि 1857 में क्या क्या हुआ था, तो शायद हम ना बता पाए। पर जब हमसे ये कोई ये पूछे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, तो हमें ये पता होगा कि वो 1857 में हुई थी। तो इस तरह से हमें इवेंट्स को याद करना है, ना कि हिस्ट्री को। और जब हम इवेंट्स को डेट्स के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सेम चीज वही मैंने यहाँ लिखी है कि इफ वी रिलेट डेट्स विद इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, इट विल गोइंग टू मेक हिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगली बार से आप ये जरूर ध्यान में रखें कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़े तो आप इंसिडेंट की बेसिस पे पढ़ें, ना कि डेट्स याद करें। जब आप इंसिडेंट याद करेंगे तो आपको डेट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। Sometimes we don't have exact date or time to describe about some incident। कभी कभी हमारे पास एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं होती किसी भी इंसिडेंट को कब हुआ था ये बताने के लिए। तो उसके लिए हम एक गिवन डेफिनेट टाइम पीरियड लेते हैं कि एक हमने जब हमको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो हम एक टाइम पीरियड ले लेंगे कि हो सकता है कि ये चीज इस टाइम पीरियड के बीच रही हो। जैसे अगर हमें नहीं पता कि कोई भी वॉर है वो किस ईयर में हुई है, तो हम 2 या 3 साल का एक टाइम पीरियड ले लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के बीच में वो वॉर हुई होगी। जिससे हमें काफी इजी हो जाता है एक हिस्ट्री को एक ऑर्डर में लिखने के लिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ और किस टाइम पीरियड में हुआ। और हम इस चीज से काफी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब अब हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री हमारी काफी लंबी है। अप्रोक्सीमेट इंडियन हिस्ट्री लगभग लगभग 5000 ईयर्स पुरानी है। तो अब उस पुरानी डेट्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जानने के लिए हम इवेंट्स को देखते हैं कि हमारे लिए कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हिस्ट्री में यूरोपियंस का आना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो यूरोपियंस इंडिया में कब आए, पहला यूरोपियन इंडियन में कब आया, ये सारी चीजें जो होती हैं। पहला यूरोपियन कौन था इंडिया में जो आया, तो ये आपको पता होगा, वास्को डिगामा पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे। तो वो कब आए थे, ये सारी डेट्स जो होती है एग्जैक्टली ये सारी चीजें ही आपको एक आइडिया देती है कि हमें किस डेट्स को वैल्यू देनी है या किस डेट्स को हमें याद रखना है। वी चूज डेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स दैट वी हैड टू स्टडी। हम केवल वही डेट चूज करते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना हो। जैसे हमें अगर इंडियन हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है तो हम 1857 से 1947 के बीच की जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनकी डेट्स को याद करते हैं या पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ जो पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर में दिख रहा है आपको कि ये जो है यूरोपियंस हैं जो कि इंडिया के एक कोस्टल एरिया में आ रहे हैं और इंडियन रूलर उनका वेलकम कर रहा है। तो ये है कि जब यूरोप पहली बार यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे तो जो इंडिया के किसी स्टेट के राजा थे उन्होंने कैसे उनका वेलकम किया, ये हम इस फोटो में देख सकते हैं।
अब इतनी लंबी हिस्ट्री है तो उस हिस्ट्री को हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड तो करना पड़ेगा। जैसे हम साइंस को केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो में डिवाइड करते हैं, उस तरह हम हिस्ट्री को भी डिवाइड करते हैं। तो इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफर, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन थ्री पीरियड्स: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल ने, जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया, जो कि है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उनका कहना था कि इंडिया में को हम हिस्ट्री को हम इन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और यही पीरियड जो है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया। जो भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे या वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इसी डेट को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इंडिया की हिस्ट्री को हम इन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि जेम्स मिल इंडिया के बारे में क्या सोचते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल एज कंपेरिजन टू यूरोपियन सोसाइटीज। उनका मानना था जो एशियन सोसाइटीज हैं वो यूरोपियन सोसाइटीज के रिस्पेक्ट में कम सिविलाइज्ड हैं। मतलब कि यूरोपियन सोसाइटीज उनसे ज़्यादा एडवांस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो उनके लिटरेचर में हो, या किसी भी फील्ड में। उन्हें लगता था कि यूरोपियंस जो होते हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू एशियन सोसाइटीज। अब एशियन सोसाइटीज में कौन कौन सी कंट्री आती है? एशियन सोसाइटीज में हमारा इंडिया आती है, चाइना आती है, और जापान, और छोटे छोटे कई देश आपको देखने हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं एशिया में आती हैं। ये आप सर्च करेंगे मैप में तो आपको बहुत अच्छे से एक नॉलेज मिलेगा। ही सेड बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट रूल द कंट्री। उन्होंने बताया कि जब ब्रिटिशर्स जब तक भारत नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो रूलर थे वही रूल किया करते थे कंट्री। जो कि सही भी है, क्योंकि हमारे यहाँ मुगल रूल चल रहा था, तो मुगल रूल में जो मेजोरिटी जो राजा थे वो मुस्लिम हुआ करते थे, और कुछ स्टेट्स थे जो जहाँ हिंदू रूलर हुआ करते थे। तो ये बात इनकी सही है कि जब ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले हिंदू और मुस्लिम रूलर्स जो थे वो इंडिया को रूल किया करते थे, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। In India, there was a religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. उनका कहना था कि इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस है, कास्ट टैबूज है एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस है। कास्ट टैबूज का मतलब होता है कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। सुपरस्टिशियस मतलब कि जैसे आज जो आप कहते हैं जादू जादू टोना, या फिर भूत ऊत की जो चीजें आपने सुनी होंगी, आप घर में आपके यूज होता है ये सारे वर्ड। तो उस ये सब चीजें इंडिया में ज्यादा होती थी। ही बिलीव दैट ओनली यूरोपियन कैन सिविलाइज इंडियन सोसाइटी। उनका मानना था कि केवल यूरोपियंस ही हैं जो इंडिया को एक सिविलाइज सोसाइटी बना सकते हैं। और उन इसके लिए उनका कहना था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो इंडिया को कॉन्कर करें ताकि हम उनको एक सिविलाइज सोसाइटी बना सकें। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं उनको जाके इंडिया पे रूल कर लेना चाहिए, जिससे हम इंडिया को एक सिविलाइज सोसाइटी बना सकें। Other than British historians, many other historians classify Indian history in ancient, medieval and modern history. ब्रिटिश हिस्टोरियन के अलावा जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो जो है इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटते हैं, जो कि है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आइए हम थोड़ा थोड़ा इन हिस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसी हिस्ट्री जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हड़प्पन कल्चर हुआ, या फिर मोहनजोदाड़ो के बारे में आपने सुना होगा। तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो ये, और जैसे गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड था या फिर महावीर का था, ये सारे जो टाइम पीरियड ये लोग जो आते हैं, जिस टाइम पीरियड में आते हैं वो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री। फिर आता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में हमारी चीज़ें आती हैं जैसे कि हमारे जो मुगल्स थे वो सब हमारे मेडिवल में आते हैं। जैसे कि हमारा दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी डायनेस्टी था, खिलजी आप सुने होंगे, आप अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो उसमें खिलजी का कैरेक्टर निभाया है ना रणवीर सिंह ने। तो वो जो खिलजी का जो डायनेस्टी थी वो सारा मेडिवल के टाइम का आता है। खिलजी डायनेस्टी हुआ या फिर मुगल रूल हुआ, ये सारे मेडिवल में आते हैं। और जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आना शुरू हो गए, आफ्टर 1857 जब उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पीरियड से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है।
मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि बेसिकली वो है जब यूरोपियंस इंडिया पे रूल करना शुरू कर चुके थे, उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो सारी मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट की जाती है। आइए आगे देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश सोल्जर की या फिर ब्रिटिश आदमी की फैमिली को कैसे इंटरटेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके लिए कुछ इंडियंस हैं जो गाना वाना बजा रहे हैं, और उन जो इंडियंस लेडीज हैं आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने उनके बच्चे को संभाल रखा है। एक इंडियन है वो उनके लिए खाना लेके आ रहा है, एक है जो उनका सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सिविलाइज इसीलिए कहते थे कि वो सोचते थे कि हम इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। आप इस पिक्चर के थ्रू ये देख पा रहे होंगे कैसे बाकी सारे इंडियंस जो हैं वो उनके लिए उनके आगे पीछे लगे हुए हैं, उनकी सर्विस कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इस फोटो में। अब आज हम बात करते हैं आज की क्विज की। आप हर वीडियो में मैं आपसे एक क्विज का क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि आपको जिस अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताना है उसका आंसर, और अगर नहीं पता है तो आप जाके सर्च करिए, कहीं से पूछ के आइए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। ये जो आपको फोटो में हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिख रही है, ये इस बिल्डिंग का नाम क्या है या फिर ये बिल्डिंग कहाँ पे है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं इन सारी बिल्डिंग्स के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और इन सारी बिल्डिंग्स के बारे में आप जानते रहें, ताकि आप फ्यूचर में जब कहीं घूमने जाए तो आपको उस बिल्डिंग के बारे में नॉलेज रहे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं व्हाट इज कॉलोनियल। ये वर्ड हमने कई बार सुना होगा, पर एक्चुअली में इसकी मीनिंग क्या है ये हमें आज जानने को मिलेगी। व्हेन वन कंट्री conquer and rule over another country by means of political, economic, and social and cultural changes. This process is known as colonization. कॉलोनाइजेशन का मतलब है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जाके रूल करने लगती है, उनके पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर करती है, इकोनॉमिक चीज़ों में इंटरफेयर करने लगती है और सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी करने लगती है उस कंट्री में जाके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। जैसे कि इंडिया जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। ब्रिटिश कॉलोनी से मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ के जो लोकल नवाब और राजा थे उनको हरा के जब इंडिया को पूरा अपने अंदर ले लिया, अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया, तो इंडिया जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी कहलाने लगी। इन इंडिया ब्रिटिशर्स सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा एंड मेड इंडिया अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो जब यहाँ के सारे राजा को ब्रिटिशर्स ने हरा लिया तो जितनी भी यहाँ की टेरिटरी थी उस सारी टेरिटरी को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद से इंडिया को एक ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाने लगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब ये सारी चीजें हमें पता कहाँ से चलती हैं, मतलब हमारे पास क्या सोर्स हैं हिस्ट्री के जिनसे हम इन चीजों के बारे में जान पाते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 2 या 3 सोर्सेज ही हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट आइडिया देते हैं। जिसमें से पहला सोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है हमारी हिस्ट्री का वो होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब कि जब ब्रिटिश थे तो वो हमेशा अपने काम को करने के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स बनाते थे, जैसे कि इस एरिया में डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कितने सोल्जर्स हमें भेजने हैं ताकि हम वहाँ के राजा को हरा पाएं। तो ये सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड में लिखी जाती थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। आज भी देखिए आप जब जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं गवर्नमेंट के तो आप देखे होंगे कि वो सारी चीज़ें पेपर्स पे होती हैं, सारे फाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, जिससे हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, उन चीज़ों के बारे में पता रहता है। इसी तरह ब्रिटिश टाइम में भी इस तरह के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। उन चीज़ों से हमें एक बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है। इन चीज़ों से हमें किस तरह का आइडिया मिलता है आइए अब ये देखते हैं। प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव अस क्लियर आइडिया अबाउट हिस्ट्री। जो ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड थे इसमें क्या होते थे, इसमें गवर्नमेंट के प्लान्स, पॉलिसीज, डिसीजंस, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशंस जो होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये सारी चीज़ों के बारे में इस पूरे डॉक्यूमेंट में सारे रिकॉर्ड्स होते थे। जैसे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आपने एक फेमस ट्रेन रॉबरी है, मतलब कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये हुई थी।
और जिसको कहते हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने एक ट्रेन को लूटा था, जिसमें कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का काफी ढेर सारा पैसा और सोना था। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए, उस फैक्ट से हमें ये पता चला कि ये जो रॉबरी हुई थी ये कैसे हुई थी, किसने की थी, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग थी। तो इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे उसे किया गया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री का। These document preserved in तहसीलदार ऑफिसेस, कलेक्ट्रेट ऑफिसेस, कमिश्नर्स ऑफिसेस एंड इन म्यूजियम। जो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, तहसीलदार का ऑफिस है या फिर कलेक्ट्रेट का जो ऑफिस होता है या कमिश्नर ऑफिस होता है या फिर म्यूजियम में प्रिजर्व करके आज भी रखे गए हैं। क्योंकि ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी, तो ये सारी चीजें लगभग इन्हीं डिपार्टमेंट में हुआ करती थी। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और इसके बारे में मैं ये बता दूं कि आप जब यहाँ घूमने जाएंगे तो अब कोलकाता में ये है, जब आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आप जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रिटिश एरा का सारे के सारे एविडेंस या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स या फिर उनके आर्टिफैक्ट्स, आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये है कोलकाता का म्यूजियम, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सारी चीजें आपको इस जगह देखने को मिलेंगी। तो अगर आप आगे कभी भी कोलकाता जाते हैं तो आप इस म्यूजियम में जरूर देखने जाएं, जिससे आपका हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट डेवलप हो। आइए आगे देखते हैं कि हमारे और क्या सोर्सेस थे हिस्ट्री के। सेकंड था रोल ऑफ सर्वेज। होता था सर्वे क्या होता है? सर्वे होता है जैसे हर गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ ना कुछ सर्वे कराती रहती है, ताकि उन्हें उनके कंट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो ब्रिटिशर्स प्रैक्टिसिंग सर्वे ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस टू गेट डेटा ऑफ अ कंट्री बाय विच दे कुड इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। ब्रिटिशर्स जो थे वो लगातार सर्वे किया करते थे हर चीजों का, जिससे उन्हें इस कंट्री के बारे में एक डेटा मिलता रहे कि वो कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बना सके। क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो इसके लिए उन्हें हर जगह से डेटा कलेक्ट करना पड़ता था, ताकि वो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप कर पाए और इंडिया को अच्छे से रूल कर पाए, उन्हें उनके लिए कोई मुश्किल ना हो इंडिया को रूल करने में। इन अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे बीइंग कैरिड आउट टू मैप इंटायर कंट्री। अर्ली 19th सेंचुरी में एक डिटेल सर्वे किया गया, जिसकी वजह से जो हमारे कंट्री का मैप है, इंटायर कंट्री में पूरे इंडिया का जो मैप है वो डेवलप हुआ। उसके पहले हमें पता था कि इंडिया में काफी रूलर्स थे जो अपना छोटा छोटा स्टेट रूल किया करते थे, इस वजह से इंडिया कभी भी यूनिफॉर्म नहीं था। पर जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने सारे राजा और जो लोकल नवाब थे उनको हराया। उसके बाद से उन्होंने पूरी कंट्री का एक सिंगल मैप बनाया, वही अर्ली 19th सेंचुरी में सर्वे करके, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चला कि एक्चुअली में हमारा कंट्री कैसा दिखता है। हाँ, फर्स्ट टाइम इंडिया का मैप आया था। उस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंडिया में थे। तो उस तरह से वो पूरा मैप आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने एक मैप बनाया था। आपको नेट पे इजीली अवेलेबल होगा, अगर आपको देखना है तो वहां जाके देख सकते हैं अर्ली मैप इंडिया का कैसा दिखता था। रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड इन विलेजेस। इसी तरह से रेवेन्यू सर्वेज भी हुआ करते थे विलेजेस में, जैसे कि किस फार्मर से कितना रेवेन्यू लेना है या फिर कितना टैक्स लेना है उनसे, उनके लैंड कितने हैं, ये सारी चीजें कराई जाती थी सर्वे में, ताकि ब्रिटिशर्स को ये पता चलता रहे कि हमें कितना टैक्स किस फार्मर से लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्वे परफॉर्म फॉर मैनी थिंग्स लाइक फ्लोरा एंड फौना, क्रॉपिंग पैटर्न, आर्कोलॉजिकल सर्वेज। सर्वे कई सर्वे परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कि फ्लोरा फौना के लिए भी कुछ सर्वे परफॉर्म किए जाते थे, क्रॉपिंग पैटर्न के लिए भी किए जाते थे और आर्कोलॉजिकल सर्वे भी किया जाता था। सर्वे ऑफ फ्लोरा फौना में क्या मिलेगा आपको? उससे हमें ये पता चलता था कि जैसे हमें जैसे आपको राजस्थान में है, आपको राजस्थान में सर्वे कराना है, तो राजस्थान में किस तरह के पेड़ पौधे आपको वहां मिल रहे हैं, किस तरह के ट्रीज मिल रहे हैं, ये सारी चीजें उस सर्वे से हमें पता चलती थी। और फौना में होता था कि हमें जैसे कौन सा एनिमल है वो कहाँ मिलता है, जैसे कहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, कहाँ एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स को पता चलती थी इन सर्वेस के थ्रू। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इंडिया में, कहाँ पे से टी प्लांटेशन इंडिया में कहाँ पे होता है, अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि टी प्लांटेशन इंडिया में कहाँ होता है।
राइस कहाँ होता है, वीट कहाँ होता है। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सर्वेस के थ्रू पता चलती थी। और इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे भी हुआ करते थे, जिसमें कि हमें जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे इंडिया के या फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थे, उन सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारियां मिला करती थी कि ये किस राजा ने बनवाया था, कब बनवाया था और किस जगह पे है। तो ये सारी चीजें हमें उन सर्वे से पता चलती थी। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने टाइम में कराती थी और आज की गवर्नमेंट भी उसे फॉलो कर रही है, वो है सेंसस। सेंसस परफॉर्म किए जाते थे हर 10 साल में एक बार, जो कि आज भी किए जाते हैं, जिससे हमें एक प्रॉपर आइडिया मिलता था कि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज कर रही है, पॉवर्टी कितना इंक्रीज कर रही है, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, या किनको किस चीज की जरूरत या किनको किस चीज की जरूरत है, वो हमें इस सेंसस के डेटा से पता चलता था। अगर इनसे ये सेंसस का डेटा आज भी गवर्नमेंट हमारी यूज कर रही है लगातार, क्योंकि इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है हमारे कंट्री के ओवरऑल व्यू को जानने के लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आएंगे कि हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ आवर कंट्री फेल्ट। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हमें कभी ये नहीं बताते कि जो हमारे कंट्री के जो लोग थे वो उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे, या फिर वो किस तरह के कंडीशंस में रह रहे थे। क्योंकि गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल चीजों के बारे में बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी लोगों के लिए, पर लोगों की सिचुएशंस क्या थी, वो किस प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, ये हमें वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड नहीं बताते हैं। तो इस चीज की जो इंफॉर्मेशन जो शॉर्टेज होती है हमें, इससे हम इसको हम पूरा कर पाते हैं जब हम किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हुए या फिर जवाहरलाल नेहरू हुए। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, जिसमें उन्होंने एक सोसाइटी का एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है हमें कि उस टाइम पे किसानों की क्या, मतलब फार्मर्स जो थे उनकी क्या हालत थी, या फिर जो लेबर क्लास था उनकी क्या हालत थी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। ये सारी चीजें हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलती हैं। और लोकल न्यूज़पेपर भी जो थे उस टाइम के, वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ओपनली लिखा करते थे, जिसकी वजह से आज भी हमें उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती है। और कुछ इंपॉर्टेंट बुकलेट्स थे या कुछ पोएट्स थे या नॉवेलिस्ट भी थे, जो अपने पोएम्स में या फिर नॉवेल्स में उस समय के इवेंट्स के बारे में या फिर उस समय सोसाइटी के बारे में हमें एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया करते थे। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, आपने उनकी काफ़ी कहानियां सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। उसमें वो सोसाइटी को लेकर काफ़ी अच्छा एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया करते थे, या उनकी कहानियों में एक सोसाइटी का एक तरीके से पूरा मिरर रिफ्लेक्शन होता था, जो हमें ये बताने में हेल्प करता था कि हमारी सोसाइटी उस समय किस तरह की थी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मतलब कि ये हमें बताएगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ट्रेड करने इंडिया आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। इस चैप्टर के बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, फिमेटिक्स लर्निंग हब पे। आप उस पर लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिसका नाम है फिमेटिक्स लर्निंग हब। वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे चैनल के रिगार्डिंग या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं हम वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।